इस साल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो इम्पोर्टेंट आपका MCQ पूछा जाएगा उसका मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो चलिए आज हम उस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम कार्य एक समान हो उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कोशिका झिल्ली, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है उत्तक और चौथा है जीवद्रव। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिकाओं का समूह, जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक कोशिका जीव कौन सा है। एक कोशिका जीव कहने का मतलब है जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख सके। तो पहला ऑप्शन में दिया है मक्खी, मक्खी को आप क्या खुली आंखों से देख सकते हैं, इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा। दूसरा है केचुआ, केचुआ को भी आप खुली आंखों से देख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और चौथा है हमारा तितली और तीसरा है अमीबा। तो तितली को भी आप खुली आंखों से देख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा अमीबा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। देखिए हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई यानी कि हम जितने भी सजीव हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं। तो हमने पढ़ा है कि हम सभी जीव किस चीज़ से मिलकर कैसे बने हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कोशिका और दूसरा ऑप्शन दिया है कोशिका भित्ति, तीसरा है उत्तक और चौथा है कोशिका झिल्ली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका। हम सभी जो जीव है क्या चीज़ से बने हैं, कोशिका से बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधातु कौन सी है। तो देखिए जितनी भी गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी अधातु होती हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया, सल्फर, दूसरा ऑप्शन दिया है कार्बन, तीसरा ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन और चौथा है इनमें सभी। तो देखिए हम जान रहे कि सल्फर भी क्या होती है, एक गैस है, यानी ये क्या होगी, एक अधातु होगी। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, कार्बन, कार्बन भी क्या एक गैस है, तो इसलिए ये भी क्या होगी, एक अधातु होगी। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन और ये भी क्या है, एक तरह का गैस ही है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इनमें सभी, यानी कि ये सभी क्या है, हमारी अधातु हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया पटाखों में, दूसरा उर्वरक में और तीसरा ऑप्शन दिया है खाना बनाने के बर्तन में और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें सभी। ध्यान दीजिए जिस ऑप्शन में ये ऑप्शन आपको दी जाए इनमें सभी, तो उसका 90% चांस होता है कि आंसर हमारा क्या होगा, इनमें सभी। क्योंकि देखिए धातु का उपयोग हमारा कहाँ होता है, उर्वरक में भी होता है, पटाखों में भी होता है और बर्तन बनाने में भी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 6, तो कौन सी एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक है। विद्युत की सुचालक कहने का मतलब जिसमें करंट पास होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हमारा कार्बन, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्रेफाइट और चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन, फास्फोरस और सल्फर, इसमें से कुछ धातु है कुछ अधातु है, लेकिन इन सभी में क्या है, हमारा पूछा है ऑप्शन में अधातु। तो यहाँ पे अधातु हमको दो ही दिखा है, एक कार्बन और एक ग्रेफाइट। तो कार्बन में हमारा क्या होता है, विद्युत का चलन नहीं होता है, जैसे कि हीरा, हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है, लेकिन उसी का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट। लेकिन ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। जो हमारा पेंसिल होता है ना, उसके आगे का जो लीड होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। कभी भी अगर गलती से भी उसको आप टच कीजिएगा स्विच में तो आपको करंट लग सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा ऑप्शन है खाद्य तेल और तीसरा ऑप्शन है चीनी और चौथा इनमें सभी। तो देखिए जो नमक है इसका भी उपयोग हम लोग क्या करते हैं, खाद्य परिरक्षण के रूप में करते हैं और खाद्य तेल का उपयोग भी करते हैं और चीनी का भी। जब माँ अचार बनाती है तो उसके अंदर क्या डालती है, तेल डालती है और नमक डालती है, यानी इसलिए डालती है ताकि अचार बहुत दिनों तक चल सके, यानी कि उसका हम खराब होने से उसे रोक सके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा ऑप्शन है पेनिसिलियम और तीसरा ऑप्शन है राइजोपस और चौथा है एस्पायरोगायरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम।
राइजोबियम एक तरह का क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हमारा सहायता करता है, ठीक है, जिससे पेड़ पौधों में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं और फिर उसे खाकर हम अपने बॉडी में भी नाइट्रोजन का कमी को पूरा करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम। आंसर क्या होगा हमारा, राइजोबियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है। देखिए भिंडी का पीत जो है ना एक तरह का बीमारी है जिसको हम लोग इंग्लिश में मोजेक रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है शैवाल और चौथा है विषाणु। तो ये जो हमारा मोजेक रोग है वो कैसा रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विषाणु। और आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा किस पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए विद्युत धारा के द्वारा अगर हम किसी धातु के ऊपर में एक लेयर लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं विद्युत लेपन करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया विद्युत धारा, दूसरा ऑप्शन दिया विद्युत अपघटन और तीसरा ऑप्शन दिया विद्युत लेपन और चौथा है चालकता। तो चालकता तो होगा नहीं, अपघटन भी नहीं होगा, विद्युत धारा भी नहीं होता। आंसर हमारा क्या होगा, विद्युत लेपन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है नींबू का रस, दूसरा ऑप्शन दिया है नल का पानी और तीसरा ऑप्शन दिया है सिरका और चौथा ऑप्शन दिया है आसूत जल। तो हमारा आंसर क्या होगा, आसूत जल। क्यों, क्योंकि आसूत जल क्या होता है, जल का एकदम शुद्धतम रूप है, इसमें किसी तरह का मिनरल्स यानी कि खनिज और लवण मिला हुआ नहीं होता है, जिस कारण से ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आसूत जल। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन का उपयोग, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है, यानी कि विद्युत अपघटन से हम क्या क्या करते हैं। तो विद्युत के निष्कर्षण में, ठीक है, और नहीं धातुओं के निष्कर्षण में, दूसरा ऑप्शन है धातुओं के शुद्धिकरण में और तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इससे पहले मैंने आपको बताया अगर किसी ऑप्शन में आपको दिख जाए इनमें सभी तो 90% चांस है कि आपका आंसर क्या होगा, सभी होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए धातु के निष्कर्षण में भी विद्युत अपघटन का उपयोग होता है और धातु के शुद्धिकरण में भी होता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सभी। क्वेश्चन क्या ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। अलैंगिक विधि का मतलब क्या होता है, जिसमें नर और मादा दोनों का आवश्यकता नहीं है, किसी एक से ही हमारा जनन संभव होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है निषेचन, दूसरा है कायांतरण, तीसरा है मुकुलन और चौथा है गर्भधारण। देखिए गर्भधारण, कायांतरण और जो निषेचन है इसमें क्या हुआ, लैंगिक जनन में ये सब होता है। लेकिन जो मुकुलन है वो हमारे हाइड्रा में पाया जाता है जो अकेले ही संतान का जनन के लिए पर्याप्त होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 14 में अब देखिए क्या कह रहा है, बाह्य निषेचन किसमें होता है। बाह्य निषेचन मतलब जो शरीर के बाहर में निषेचित हो, ठीक है। तो पहला है ऑप्शन मछली, दूसरा है स्टारफिश, तीसरा है मेढक में और चौथा है इन सभी में। इसमें भी देखिए ऑप्शन हमारा क्या दिखाई दिया, सभी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी में, क्योंकि मछली में भी होता है, स्टारफिश में भी होता है और मेढक में भी हमारा बाह्य निषेचन ही होता है, यानी कि खासकर ये जो बाह्य निषेचन है जलीय जीवों में पाया जाता है। तो देखिए मछली, स्टारफिश और मेढक ये सभी क्या हैं, जलीय जीव हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, इनमें सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। लेकिन जब निषेचन होता है उस समय उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। पहला है पेशीय बल, दूसरा है चुंबकीय बल, तीसरा है घर्षण बल और चौथा है गुरुत्व बल। तो देखिए यहाँ में सतहों पर संपर्क यानी कि दो सतहों का आपस में मिलना जरूरी है।
तो यहाँ देख रहे हैं चुंबकीय बल में क्या है, चुंबक को आप लोहा के नजदीक ले जाइए, दूर से वो उसको क्या करता है, खींच लेता है, यानी कि संपर्क होना जरूरी नहीं है। गुरुत्व बल में भी आप जब कंघी को सर पे लगाते हैं और फिर कागज की ओर ले जाते हैं तो वो क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल है एक तरह का, ठीक है। तो वो भी क्या करता है, दूर से ही खींच लेता है। और दो वस्तुओं के बीच में जो बल लग रहा है उसे हम क्या करते हैं, गुरुत्व बल करते हैं। अगर ऊंचाई से किसी पत्थर को फेंकते तो वो नीचे की ओर स्वतः ही नीचे आ जाता है। तो ये सब में क्या हो रहा है, दो सतह का यूज नहीं हो रहा है। लेकिन घर्षण बल जो है, यानी कि अगर किसी बॉल को आप जो भूमि पे ऐसे ही छोड़ दें तो वो एक जगह पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गति के विरोध में जो बल काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 17, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। किसी एक जगह पर अगर आप जोर से बल लगाइएगा तो बल लगा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं आप, उस पर प्रेशर दे रहे हैं यानी दाब। तो ऊर्जा, पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा है आयतन, तीसरा है दाब और चौथा है द्रव्यमान। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, दाब। हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, दाब। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। देखिए संपर्कित बल यानी कि दो सतह का मिलना, ठीक है। तो पहला बोल रहा है पेशीय बल, दूसरा है चुंबकीय बल, फिर स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्व बल। तो अभी हम बताएं कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, जब आप कंघी को सर पे घिसते हैं और फिर कागज किस पास ले जाते हैं तो क्या होता है, कागज को वो अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसे हम तो वो दूर से ही काम कर रहा है। फिर चुंबकीय बल में भी जैसे चुंबक को आप लोहा के नजदीक ले जाते हैं तो वो स्वतः ही उसको टान लेता है। और गुरुत्व बल में क्या होता है कि जैसे किसी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो वो क्या होता है, वापस जमीन की ओर आ जाता है, ठीक है। तो इस जगह में कहीं भी आपका दो बल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी तो यहाँ हमारा जो पेशीय बल है, पेशीय बल में क्या होता है, अगर आपको बाल्टी को उठाना है तो बिना टच किए वो तो बाल्टी अपने आप उठेगा नहीं ना, यानी इसमें हमको संपर्क करना पड़ेगा, यानी टच करना पड़ेगा। तो जहाँ टच आ गया वहाँ उसको हम बोलते हैं संपर्कित बल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशीय बल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो सूर्य के अंदर में क्या होता है, एक नाभिकीय अभिक्रिया होता है। और जब भी कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें दो चीज तो होगी होगी, एक तो पहला उष्मा और दूसरा होता है प्रकाश। जैसे आप गैस ऑन करते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें आपको हीट महसूस होता है, प्लस अगर आप लाइट को बंद भी कर दीजिए तो भी उसका आपको लाइट दिखेगा, ठीक है। यानी कि हमें उष्मा भी मिल रही है और क्या मिल रही है, प्रकाश भी मिल रही है। तो हमारा ऑप्शन पहला में उष्मा, दूसरा में ऑप्शन में दिया प्रकाश और तीसरा ऑप्शन दिया है दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है। यानी कि जीवों का, जब कोई जीव अपघटित हो जाए, यानी कि सड़ जाए, गल जाए, और उसके द्वारा जो ईंधन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म ईंधन। तो कोयला का उत्पत्ति कैसे होता है, जब लाखों वर्षों तक, है ना, वृक्ष के अवशेष या जानवरों के अवशेष बहुत दिनों तक अगर जमीन के अंदर में दबे रहते हैं तो उससे क्या बन जाता है, वो कोयला बन जाता है। तो कोयला एक क्या हो गया, एक जीवाश्म ईंधन हो गया। और हम जानते हैं कि जमीन के नीचे से ही निकाला जाता है प्राकृतिक गैस भी, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या, जीवाश्म ईंधन है। और पेट्रोलियम भी कहाँ से निकाला जाता है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है, नहीं वो भी क्या है, जीवाश्म ईंधन ही है। लेकिन जो लकड़ी है, ये लकड़ी हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्योंकि ये तो पेड़ पौधा है ना, तो ये तो पादप हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लकड़ी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन कह रहा है दहनशील पदार्थ, दूसरा है ज्वलन ताप, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है सभी। इस ऑप्शन में भी देखिए, इस क्वेश्चन में भी जो देखिए कि एक ऑप्शन क्या दिया हुआ, सभी। तो सभी पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी चीज़ में आग लगाते हैं, सपोज दैट अगर आप किसी, क्या बोलते हैं, लोहे में आग लगाइए, लोहे में आग लग जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो क्या है, दहनशील पदार्थ नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हमको चाहिए कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी कि जलने लायक तो होना चाहिए। तो पहला हो गया दहनशील पदार्थ तो होना चाहिए। दूसरा है ज्वलन ताप। अगर मान लीजिए कागज हुआ या फिर लकड़ी ही हुआ,
अगर आप उसको एकदम कम ताप देंगे तो वो क्या जलेगा? नहीं, उसके लिए उसको प्रॉपर जो ज्वलनशील ताप जो चाहिए वो मिलना चाहिए, यानी कि हमें उसका पर्याप्त ताप भी चाहिए। फिर तीसरा है ऑक्सीजन। अगर किसी चीज़ में आग लगाइए और गिलास से उसको ढक दीजिए तो देखते क्या आग बुझ जाता है। कहने का मतलब है अगर ऑक्सीजन से संपर्क टूटा तो आग बुझेगा ही बुझेगा। तो यानी कि हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए चाहिए, यानी कि तीनों ही चीज़ क्या है? आवश्यक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। पहला बोल रहा है बाल अवस्था, दूसरा है युवावस्था, और तीसरा है किशोरावस्था, और चौथा है वृद्धावस्था। तो देखिए हमारा किशोर अवस्था में क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, यानी हार्मोनल चेंज, ठीक है, जिससे जैसे कि दाढ़ी का बढ़ जाना, आवाज़ का फट जाना, ठीक है। तो उस समय ही हमारा क्या होता है? जनन परिपक्वता आ जाता है, ठीक है। तो लड़कियों में जो होता है मासिक धर्म इसी समय में शुरू होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, किशोर अवस्था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? देखिए अभी हम बताएं कि किशोर अवस्था में बहुत सारा हार्मोन चेंजेस होता है, उसी में एक हार्मोन चेंज होता है हमारा एड्रीनलिन, ठीक है। अगर ये हार्मोन अधिक हमारा स्रावित होगा तो हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये सब ज़्यादा रहेगा। तो हमारा और पहला ऑप्शन में दिया है थायरोक्सिन, दूसरा है एड्रेनलिन, और तीसरा एस्ट्रोस्टेरोन, और चौथा है एस्ट्रोजन। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। कह रहे हैं बच्चों के लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है माता, दूसरा ऑप्शन है पिता, और तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो देखिए हम जानते हैं कि नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल, इन दोनों में मादा के पास होता है हमारा एक्स और एक्स क्रोमोसोम, और जो पिता है उनमें क्या होता है? उनमें होता है हमारा एक्स और वाई। जब पिता का एक्स माता का एक्स से मिल जाता है तो क्या बनता है? एक्स एक्स यानी कि लड़की बनता है। और जब पिता का वाई माता का एक्स से मिलता है तो क्या बनता है? एक्स और वाई यानी कि लड़का बनता है। तो ध्यान दीजिए ये जो वाई है, वाई कहाँ से आ रहा है? इस पिता के क्रोमोसोम से आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर किसी का लिंग निर्धारण होता है तो वो किससे होता है? पिता के क्रोमोसोम से होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? पहला कह रहा है 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी बोलता है 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 30 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि आपतन कोण का मान सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि अगर आपतन कोण 30 डिग्री का बन रहा है तो परावर्तन कोण भी कितने का बनेगा? 30 डिग्री का ही बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है आभासी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वास्तविक, तीसरा हो रहा है ऑप्शन कह रहा है धुंधला, और चौथा ऑप्शन में है कोई नहीं। तो देखिए आभासी मतलब होता क्या है? ऐसा प्रतिबिंब जिसे आप छू ना सकें, ठीक है, यानी कि जो पर्दे के पीछे प्राप्त हो। तो जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो उसके अंदर जो व्यक्ति खड़ा है क्या आप उसको छू सकते हैं? नहीं ना, यानी वो हमेशा दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा ना। तो जो दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। तो हमारा समतल दर्पण में कैसा इमेज बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है पेरिस्कोप, दूसरा ऑप्शन कह रहा है किल्टोस्कोप, और तीसरा है विक्षेपण, और चौथा है दूरबीन। देखिए दूरबीन से तो क्या करते हैं? हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। और विक्षेपण में क्या होता है कि प्रकाश का विक्षेपण हो जाता है ना। जो
साबुन का जो झाग होता है ना, उसमें जो बुलबुला उठता है, उसमें जो आपको बहुत सारा रंग जो दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं विक्षेपण। ये यानी जो इंद्रधनुष जो बन रहा है तो बहुत सारा रंग होता है ना उसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विक्षेपण बोलेंगे। लेकिन ये जो पेरिस्कोप है ना, वो हमारे जो है सेनाओं में यूज होता है, जो दुश्मन के बंकरों को और पनडुब्बियों को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो ये छिपकर देखने वाला यंत्र है, यानी कि अगर आप दृष्टि रेखा पे नहीं भी रहेंगे तो भी वो वस्तुओं को दिखा सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। काटी गई फसल में बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? तो पहला है निराई, दूसरा ऑप्शन है ओसाई, तीसरा ऑप्शन है कटाई और चौथा ऑप्शन है थ्रेसिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, दाना को भूसा से हम लोग अलग करते हैं और इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है 12% से कम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 22% से कम और तीसरा ऑप्शन कह रहा है 14% से कम और चौथा ऑप्शन कह रहा है 24% से कम। तो देखिए, नमी की मात्रा अगर आपका 14% से कम रहेगा, ठीक है, मतलब से कम होना चाहिए, अगर उससे कम नहीं रहेगा यानी उससे अगर ऊपर रहेगा तो हमारा क्या होगा, अनाज सड़ जाएगा यानी कि खराब हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14% से कम। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14% से कम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सभी को आता ही होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है सांप, दूसरा कह रहा है हाथी और तीसरा कह रहा है चूहा। सांप तो हो नहीं सकता है, वो तो किसान को काट ही लेगा। हाथी क्या है, वो तो फल को क्या आपका जो फसल है उसको नष्ट ही कर देता है। और चूहा क्या है, वो भी क्या करता है, फसल को नष्ट ही करता है। लेकिन जो केचुआ है, वो केचुआ यहाँ क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन का मात्रा को बढ़ाता है, यानी ये हमारा क्या होता है, किसानों का मित्र कहलाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल में देखते हैं। सूर्य के बाहरी सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो देखिए, सूर्य के सबसे जो ऊपरी सतह जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, वहाँ का जो तापमान होता है ना, वो आपका होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको एक दो बार याद उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, एग्जाम में अभी समय है, आप इसे अच्छे से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? देखिए, प्राकृतिक उपग्रह पहला बोल रहा है सूर्य, दूसरा बोल रहा है चंद्रमा और तीसरा बोल रहा है ध्रुव तारा और चौथा बोल रहा है आर्यभट्ट। तो देखिए, प्राकृतिक उपग्रह होता क्या है, जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करें। तो हम देख रहे हैं ध्रुव तारा तो ग्रह है ही नहीं और आर्यभट्ट भी कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा भी कोई ग्रह नहीं है और सूर्य भी कोई ग्रह नहीं है। लेकिन जो पृथ्वी है एक हमारा क्या ग्रह है और उसके चारों ओर जो चक्कर मार रहा है, कौन मार रहा है, चंद्रमा मार रहा है। और ये प्राकृतिक है क्योंकि इसे इंसानों ने नहीं बनाया, इसे तो भगवान ने बनाया है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक उपग्रह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सबको आना ही चाहिए ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है शुक्र और तीसरा है बृहस्पति और चौथा है मंगल। तो ध्यान रखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसका वेट क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अब हम जान रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होता है, तो उसका वेट भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा, यानी कि उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 क्या कह रहा है कि घर्षण हमेशा, पहला है हानिकारक होता है, दूसरा कह रहा है कि लाभदायक होता है, तीसरा कह रहा है आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है और चौथा कह रहा है कि आरोपित बल का विरोध करती है। तो देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर किसी गेंद को आप जमीन पे लुढ़काएंगे तो वो क्या होगा, एक समय आएगा कि वो धीरे धीरे करके वो रुक जाएगा, यानी कि उसका जो गति का कोई विरोध कर रहा होगा ना, यानी कि उसके विपरीत दिशा में कुछ बल लग रहा होगा। तो जो भी गति के विपरीत दिशा में बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल करते हैं। और उसका काम क्या होता है, आरोपित बल का विरोध करना, यानी उसको रोकना। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, बॉल को आप फेंकिएगा, वो चला जाएगा आपके नानी घर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आरोपित बल का विरोध करता है। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन को देखिए, घर्षण निर्भर करता है, यानी पहला ऑप्शन कह रहा है कि पृष्ठ की प्रकृति पर, दूसरा कह रहा है वस्तु के भार पर, और तीसरा ऑप्शन है दोनों पर, और चौथा ऑप्शन है किसी पर नहीं। देखिए घर्षण बल को भी हम आपको समझाए हैं कि वो क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो अगर आपका जो सतह है चिकना होगा तो सिंपल सी बात है, अगर आप गेंद को चिकना सतह पे डालिएगा तो वो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन अगर सतह रुखड़ा है आपका तो वो कम दूर तक जाएगा, यानी कि पृष्ठ का सतह पे तो वो डिपेंड करते ही करता है। दूसरा है वस्तु के भार, अगर आप हल्का कोई बॉक्स को ढकेलिएगा तो आराम से ढकेल सकते हैं क्योंकि उसका वेट कम है, लेकिन कोई भारी अगर जैसे कि कार को अगर आप धक्का देंगे तो क्या वो आसानी से आगे जाएगा? नहीं, यानी कि क्योंकि उसका वेट क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु पे घर्षण काम कर रहा है तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका, कि पहला तो पृष्ठ भूमि कैसा है और दूसरा है कि वस्तु का भार कैसा है। अगर भार अधिक है तो घर्षण भी अधिक होगा, और अगर आपका सतह रुखड़ा है तो घर्षण भी ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन है? यानी कि आपको क्या करना है कि इस घर्षण बल को बढ़ाना है। तो अभी हम बताएं कि अगर सतह आपका चिकना हो जाएगा तो घर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी कि आपको सतह को कैसा करना होगा? रुखड़ा करना होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है स्नेहक द्वारा। स्नेहक का क्या मतलब होता है? जैसे ग्रीस, मोबिल, ये सब क्या कहलाता है? स्नेहक कहलाता है। जैसे माँ अगर सिलाई मशीन चला रही होगी तो जब देखिएगा जब वो अधिक आवाज़ करने लगेगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं, इसलिए डालते हैं ताकि वो स्मूथली चले। ठीक है, यानी कि घर्षण कम हो वहाँ पे। फिर कह रहा बॉल बेयरिंग। ठीक है, जो साइकिल वगैरह का जो हैंडल होता है देखिएगा वो 3 साइड से आराम से घूमता है, उसके अंदर देखिए एक बॉल सब डाला रहता है, वो इसलिए ताकि घर्षण क्या हो? कम हो। और तीसरा है सतह को रुखड़ा कर देना। तो देखिए सतह को अगर हम रुखड़ा कर देंगे तो हमारा घर्षण क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सतह को रुखड़ा कर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है, इनमें कौन से संश्लेषित रेशा है? देखिए संश्लेषित रेशा होता क्या है? वैसा रेशा जिसको मानव ने खुद बनाया है, यानी जो लेबोरेटरी में बनाया गया है। सूती, ये तो हमको मिल जाता है कपास से। रेशमी, रेशम के कीड़े से मिल जाता है। ऊन हमें भेड़ बकरियों से मिल जाता है। लेकिन नायलॉन जो है वो क्या है? मानव निर्मित है। मानव निर्मित रेशा को हम क्या बोलेंगे? संश्लेषित रेशा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नायलॉन, ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन 4R में नहीं है? 4R का मतलब क्या होता है? तो पहला बोल रहा है रिड्यूस यानी कम करना, यानी कि हमें क्या करना है? पॉलीथीन वगैरह का यूज क्या कम करना है। दूसरा है रीयूज, यानी एक ही पॉलीथीन का हमें बार बार यूज करना है, जो जितना अधिक बार उसको हम यूज कर सके। ये नहीं कि आलू लेके आए उसको फेंक दिए जला दिए, ऐसा नहीं। उस पॉलीथीन को रखेंगे फिर वापस हो सकता है आपको दूध लाना हो तो वो काम आएगा। ठीक है, तीसरा है रिसाइकिल। मान लीजिए कि अब वो पॉलीथीन बहुत घिस गया है, पुराना हो गया है, अब वो यूज करने के लायक नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसका रिसाइकिल करने के लिए उसको जो आता है ना गाड़ी वाला, उस गाड़ी वाले को दे देना है ताकि वो रीयूज में फिर से आ जाए, मतलब रिसाइकिल हो जाए। और तीसरा है रिमूव का मतलब होता है उसको जला देना, खत्म करना। ऐसा नहीं करना है हमें इस जो चौथा आपका आर है वो होता है आपका रीस्टोर होता है। चौथा आर हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे रीस्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? चौथा आर आपको पता होना चाहिए। चौथा आर क्या है? रीस्टोर, यानी अपने पास उसे संभाल कर रखिए। ठीक है, रिमूव नहीं करना है। तो हमारा जो 4R में कौन सा नहीं आ रहा है? ये रिमूव नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? अभी हम बताएं ये जो नायलॉन होता है ना वो लैबोरेटरी में बनाया गया है, और ये एक ऐसा रेशा है कि ये धीरे धीरे जलेगा, और कभी कभी तो बिना जले ही ये क्या होगा? पिघल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो आप लोग याद नहीं रखे हैं तो इसको याद कर लीजिएगा कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। कह रहा है एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो देखिए इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए कि कंपन होता क्या है। देखिए ये अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, जब हम कंपन होता है तो ये
ऐसे 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 करके कंपन होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ बनता है, ये जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट को बोलते हैं गर्त, क्या बोलते हैं इसको, गर्त बोलते हैं, ठीक है। और दो स्ट्रिंग के बीच का जो दूरी होता है ना, इसी को हम बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक है। यानी एक कंपन में यहाँ से यहाँ तक जो है आपका एक कंपन कहलाता है, ठीक है। तो एक कंपन को हम क्या बोलेंगे, आवर्तकाल कहेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि संचरित हो सकती है, पहला ऑप्शन है केवल ठोस में, दूसरा ऑप्शन है केवल द्रव में, और तीसरा ऑप्शन है केवल वायु या गैस में, और चौथा ऑप्शन है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में। तो देखिए, अगर आप जानते हैं कि ध्वनि जो है, अगर आप लोहे पे मारिए तो टन टन का आवाज़ आता है, पानी में भी मारिए तो छप छप का आवाज़ आता है, और हम जो बोल रहे हैं, आपको जो सुनाई दे रहा है वो एयर के कारण ही हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि तीनों ही मीडियम में क्या है, आपका साउंड आपका चल सकता है, ठीक है। लेकिन होता है क्या, बस इसका फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है, यानी कि किसमें तेज किसमें कम हो जाता है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये तीनों ही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है, किसी आवेशित वस्तु में आवेश को पृथ्वी में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला है भूसंपर्कण, दूसरा है तड़ित, और तीसरा है प्रतिकर्षण, और चौथा है कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है ना, कोई बिल्डिंग आप अगर देखिएगा तो देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर में एक मेटल का रड दिया रहता है। वो क्यों दिया रहता है कि अगर अचानक से कभी बिजली उस बिल्डिंग पे गिरे तो वो उस बिल्डिंग को कोई नुकसान न पहुंचाए, उस रड के थ्रू वो क्या हो जाए, अर्थ हो जाए। अर्थ हो जाने मतलब जमीन के अंदर चला जाए। तो जो चीज़ जमीन के अंदर में चला जाता है उसको हम भूयोजन भी बोलते हैं या फिर भू संकर्पण भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भू संपर्कन। इसको सिंपल लोग में जो समझिए तो आर्थिंग, घर में भी देखिए जब लाइन लेते हैं तो दो उतर जाता है, एक मेन और एक आर्थिंग, ठीक है। तो आर्थिंग का इसलिए लिया जाता है कि कोई भी अगर आपका जो बिजली का है ना झटका ना लगे, वो जाके ग्राउंडेड हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है। पहला बोल रहा है, पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है वोल्टमीटर, तीसरा ऑप्शन है अमीटर पर, और चौथा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ द्वारा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 1, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है 3, और चौथा ऑप्शन कह रहा है 4। तो देखिए आप पढ़े होंगे कि आवेश दो तरह का होता है, एक होता है आपका माइनस यानी कि ऋण आवेश, और एक होता है आपका प्लस यानी धन आवेश। यानी हमारे पास आवेश कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2 प्रकार का। आगे चलिए, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं। तो पहला बोल रहा है धुआं। धुआं में तो क्या होता है, ठोस नहीं होता है, हमारा गैस होता है। गैस का गैस में मिल जाने से क्या बनेगा, धुआं बनेगा। फिर दूसरा बोल रहा वाष्प। तो वाष्प में क्या होता है, हमारा गैस के साथ जल मिला हुआ रहता है, तो ये भी नहीं होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो गैस में गैस है, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो एरोसोल है इसमें क्या होता है, गैस क्या बोलते हैं, ठोस या तरल मिला होता है आपका, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एरोसोल, ऑप्शन नंबर बी, एरोसोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। तो हम आप पढ़े होंगे साइंस की बुक में कि हमारा जो वायुमंडल है ना उसमें सबसे अधिक क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि कितना होता है, 78% होता है, ठीक है। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है, 21% होता है, ठीक है। और जो कार्बन होता है वो कितना होता है, 3%, और बाकी जो अन्य गैस है वो कितना होती हैं, 7%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21%, ठीक है। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। यानी जो
अभी जंगल जो लगातार क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि शहरीकरण हो रहा है। तो लोग क्या रहने के लिए, अपना आवास बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, जंगल को काटते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या होगा, एक समय आएगा कि भूमि पर से पूरा पेड़ ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है भाई, पेड़ लगाना है। सिंपल सी बात है, पेड़ लगाएंगे तभी तो, हाँ, तो हमें क्या करना होगा, पेड़ लगाना होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, पुनः वर्ण रोपण। ठीक है, यानी फिर से पेड़ को लगाना है, वन को फिर से उजागर करना है। यहाँ कह रहा है जंतु संरक्षण भी, ये तो नहीं हो सकता है। अरे भाई, जंतु जंगल में तभी आएंगे जब वहाँ जंगल रहे, जब जंगल ही नहीं रहेगा तो जंतु कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला देखिए, काला सोना किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कोयला को, दूसरा ऑप्शन है लोहा को, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम को, और चौथा ऑप्शन कह रहा है चुंबक को। देखिए, इस क्वेश्चन में ना 90% लोग क्या करेंगे, गलत करेंगे। क्यों, सभी को कहना होगा कि भाई इसका आंसर तो कोयला होगा, क्योंकि काला होता है। तो रंग पे नहीं जाइए, वो काला होता है और उसको काला हीरा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हीरा की तरह ये भी क्या है, खान से ही निकाला जाता है, इसलिए हमारा कोयला को क्या कहते हैं, हम काला हीरा बोलते हैं। लेकिन जो हमारा लोहा है, इसको तो फिलहाल कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, लेकिन जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम जो है हमारा सोने की तरह मूल्यवान है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, काला सोना बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए अब अगला और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब क्या है, देखिए जो भी ईश्वरीय देन है ना, यानी भगवान जो आपको दिए हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो जल क्या भगवान का देन है, हवा भी क्या भगवान का देन है, और सूर्य का प्रकाश भी भगवान का ही देन है। लेकिन ये जो कपड़ा, ये तो मानव निर्मित है ना भाई। तो जो मानव निर्मित है वो कैसा हो जाएगा, वो मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कपड़ा। ठीक है, तो ये आज हमने क्या किया, ये पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। और इसी प्रकार का और आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसी तरह का मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा और पूरे डिटेल के साथ करवाऊंगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।